नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दरभंगा पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेटकर। राज्यपाल को मिथिला की परंपरा के अनुसार किया स्वागत। साहित्य पर आयोजित महोत्सव में राज्यपाल ने की शिरकत। रांची कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक। अब तक उम्मीदवारों की घोषणा पर नहीं बनी सहमति। केंद्रीय आलाकमान पर टिकी हैं सबकी निगाहें। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर लगाई रोक। कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह का किया आयोजन। उच्च न्यायालय के प्रति जताया आभार। बोकारो में नारी सशक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित। मतदान केंद्रों में व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। डीसी समेत तमाम महिला पदाधिकारी रही मौजूद। गोपालगंज न्यायालय परिसर में अपराधियों का तांडव। खुलेआम गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में एनडीए की सरकार है, शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में एनडीए मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलएपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो चुकी है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हमने झारखंड विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने की घोषणा की है। राज्य की जनता दोनों दलों को एक साथ देखना चाहती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने 5 वर्षों में झारखंड की जनता को सिर्फ छला है। जनता ठगा महसूस कर रही है। एनडीए जनता को इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, सुदेश जी, उनकी टीम यहाँ बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। दुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है, वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार
जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है तो मैं आप लोगों को पहले बताया। वो आसाम की टोन भी है वो। तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का 21 सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग हो। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिव सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी 5 लाख तो हम संन्यास ले लेंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन एक भी लोगों को नहीं।
झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 18 और 19 अक्टूबर 2024 को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में 2 दिवसीय कला महोत्सव 881 का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन आदि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। 81 आर्ट फेस्टिवल में पूरे देश के अलग अलग स्थानों मसलन नेपाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि के 81 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही झारखंड के प्रसिद्ध कलाकार, युवा और विद्यार्थी आदि भी इसमें शामिल हैं। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा कि आप सभी कला प्रेमियों के माध्यम से सभी वोटर्स को कनेक्ट करना 81 आर्ट फेस्टिवल का उद्देश्य है। कला के माध्यम से हमारे युवा मतदाताओं को संदेश भी देना है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी वोटर का कनेक्ट करने के लिए उद्देश्य है। आज से झारखंड में नामिनेशन उसी का ध्यान रखते हुए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें मेरा इसी आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से अनुरोध है, एक एक वोटर से आप अपने मतदान के दिन में बूथ में आए, अपना मताधिकार करें। झारखंड में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। रांची जिला में पहले चरण में 5 विधानसभा में चुनाव होने हैं। पहले दिन रांची जिला में 2 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया, जिसमें रांची विधानसभा और कांके विधानसभा से एक एक प्रत्याशी थे। शुक्रवार को राज्य के सभी प्रवर्तन एजेंसियों के वरीय अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में केवल कैश ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के प्रलोभन से भी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा सकता है। इन सभी गतिविधियों पर सभी प्रवर्तन एजेंसियां समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्रवाई करें। सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान करने और राज्य में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पदाधिकारी सभी संदिग्ध लेन देन एवं बल्क ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखें। किसी भी संदिग्ध लेन देन की सूचना मुख्यालय से साझा करते हुए बैंक अकाउंट को सीज करें। उन्होंने यातायात, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मद्य निषेध विभाग, ईडी, कस्टम विभाग, आयकर विभाग आदि के पदाधिकारियों को निर्वाचन के दौरान मुस्तैदी से कार्य करते हुए अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुरवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर के बाद 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। 1 के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो कुल नामांकन 3 है। जमशेदपुर वेस्ट में 1 नामांकन, रांची में 1 नामांकन और कांके विधानसभा में 1 नामांकन, कुल 3 नामांकन है। अगला रिपोर्ट ESMS जिसमें सीजर का रिपोर्ट रहता है। तो सभी जिलों को मिला के अभी तक का कुल एजेंसीज का सीजर है 1 करोड़ 25 लाख। इसमें एजेंसी वाइज भी सीजर है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 64 लाख का, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का है 24 लाख का और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पब्लिक कमर्शियल टैक्स का 28 लाख का। तो ये कंपोनेंट वाइज भी है। जो सीजर कैश में है वो 28 लाख है, जो लिकर है वो 21 लाख है, ड्रग्स है वो 18 लाख है, फ्रीबी आइटम 64 लाख।
इतना ही रिपोर्ट है आज के लिए। देखिए, फ्रीबीज है, कमर्शियल टैक्स के द्वारा कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो फ्रीबीज कैटेगरी में आती हैं। तो ये कोई कांस्टेंट लिस्ट नहीं है। इनिशियली करीब 20 आइटम्स आइडेंटिफाई की गई थी, पर ये डेली बेसिस पे एनहांस होती है लिस्ट जैसे जैसे आइटम्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये वैसी आइटम्स हैं जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज की जा सकती हैं, तो उन सबको फ्रीबीज कैटेगरी में लिया जाता है। परचेज हुआ का हम आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, है ना। बाकी अभी क्योंकि आज प्रथम दिन है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का डेटा आता है कंप्लीट, तो आपको एक ग्रुप पे हम लोग झारखंड विधानसभा को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर रांची में सहमति नहीं बनी। अब सबकी निगाहें केंद्रीय आलाकमान पर टिक गई हैं। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सीट शेयरिंग को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा प्रदेश स्तरीय कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई नाम पर मंथन भी किया गया, लेकिन कई अड़चनों के बाद किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी। 3 राउंड की बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारी केंद्रीय आला कमान की सहमति लेंगे। इसके लिए प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समस्त प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट रखेंगे, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये न तो अचानक ही मीटिंग हुई तो न विशेष। हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया में ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश, ये 3 स्तर की प्रोसेसिंग होती है। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ने ऑलरेडी कर रखा था और प्रदेश से प्रोसेसिंग हो रही है। आज जो प्रदेश कमेटी से लिस्ट निकलेगा ये जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में, उसके लिए ऑलरेडी टीम डेजिग्नेटेड है। वो भी यहाँ 2 महीने से अपना चेक क्रॉस चेक कर रहे हैं, सो दैट कोशिश करें शफाफियत के साथ, मेरिट के हिसाब से और ग्राउंड से रिलेटेड कैंडिडेट्स हमारे हो। तो इसलिए आज ये अब स्क्रीनिंग में जाएगा। कल का दिन छोड़ के सीईसी में, जहां फाइनल डिसीजन होता है, हमारी कोशिश है हमारे कैंडिडेट्स का ऐलान जितना जल्दी हो सके लिंगरान ना हो। तो मेरे ख्याल से 20 तारीख शाम तक हम अपना पहला लॉट अनाउंस करने के काबिल हो। विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन सजग है। इसी क्रम में गढ़वा में झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर गोदरमाना में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे गढ़वा संवाददाता सोनू गुप्ता ने। अभी हम आए हुए गढ़वा जिला के झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, जहाँ पे आचार संहिता को लेकर यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं चेकिंग का है, यहाँ पे अधिकारी लोग भी आए हुए लगातार चेकिंग चेक किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, साथ ही साथ अभी ये सूचना मिली है कि 87,000 रुपये जब्त भी किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर जा रही थी। और यहाँ पे रंका एसडीएम साहब रुद्र प्रताप देव और एसडीपीओ रोहित सर यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन जब हम उनसे बातचीत किए तो उन्होंने बोला कि हम अभिप्राय अधिकारी नहीं है, इससे हम अपनी प्रतिक्रिया को नहीं दे सकते हैं। मैं सोनू गुप्ता, गढ़वा से सामना। झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अधिसूचना जारी की, साथ ही मतदान संबंधी जानकारी भी साझा की। सभा क्षेत्र चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर का संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए नियत समय 11:03 शाम तक उनके संबंधित रिटर्निंग ऑफिस के जो कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। तो गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि आज 18 अक्टूबर है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक है। स्क्रूटनी यानी कि संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर है। नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तिथि 13 नवंबर एवं मतगणना की तिथि 23 नवंबर। साथ के साथ जो मतदान के लिए जो समय है वो भी अपने नोटिफिकेशन में जो नोटिस ऑफ इलेक्शन उनके द्वारा जारी किया गया है
उसमें दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बार हम जो मतदान का जो समय है वो आपको बता देते हैं। 52 चाईबासा अनुसूचित जनजाति, 46 मतदान केंद्र संख्या 75 से 79, 75 to 89, मतदान केंद्र संख्या 235 से 249, मतदान केंद्र संख्या 267 से 282। विधानसभा में प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शेष 238 जो मतदान केंद्र हैं उनमें प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 53 मझगांव अनुसूचित जनजाति, प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बात हजारीबाग की करें तो शुक्रवार को किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जबकि 3 नामांकन पत्र की बिक्री हुई है, जिसका जायजा हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने लिया। की बात कर रहे हैं, वही झारखंड विधानसभा का आगाज भी हो चुका है। आपको बताते चले कि अगर 18 अक्टूबर अगर आज की हम बात करें तो एक भी नामांकन पर्चा किसी ने दाखिल नहीं किया। वहीं 3 नामांकन पर्चा जरूर बिके हैं, तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने लिया है, जो प्रशांत कुमार वर्मा, विक्रम कुमार राणा और सत्यनारायण पांडे ने लिया। आपको बताते चले कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि है। अगर दूसरे सिरे से अगर हम बात करें तो अब तक न कि बीजेपी और न कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। अब देखना लाजमी होगा कि ये 2 पार्टियां कब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद इस फैसले के बाद से ही रामगढ़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ममता देवी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने ममता देवी की कर्मठता और उनके संघर्ष की कहानी को बयां किया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक ममता देवी ने झारखंड उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर टिकट देगी तो वो रामगढ़ से चुनाव लड़ने को तैयार है। माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में दिया है, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं हम कि असत्य पे सत्य का जीत का एक जो बात कहा जाता है वो कहीं न कहीं देखने को मिला है कि जिस तरह से निचली अदालत ने मुझे सजा सुनाया, जो गलत तरीके से केस को एक बनावटी तरीके से पेश करके गवाहियों को प्रभावित करके मुझे सजा भी दिलाया, और उसके बावजूद भी वो सारे प्रमाण देने के बावजूद भी मेरे कई सारे ऐसे जो केस करता थे वो हॉस्टाइल भी हुए, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर सजा साबित किया गया। लेकिन मैं उच्च न्यायालय पे जब गई, उनसे मैंने जब अपील किया कि भाई ये झूठा आरोप मेरे ऊपर है, तो कहीं न कहीं वो देखने को आज मिला है कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष पर डिसीजन दिया। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। धनबाद जिले से सटे पश्चिम बंगाल से आने वाले और जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। उसी क्रम में निरसा मैथन बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से लगभग 3 लाख रुपए और 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मैथन चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। पैसा मछली कारोबारी के पास से जब्त किया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए बीडीओ सह एआरओ मधु कुमारी भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है और इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिला के उपायुक्त माधवी ने भी अवैध गतिविधियों के प्रति पुलिस अधिकारियों को सचेत रहने को कहा है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है। बोकारो जिला नारी सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण बन चुका है। बोकारो जिले में वर्तमान में लगभग 1 दर्जन महिला पदाधिकारी जिले की उपायुक्त सहित पद स्थापित हैं। उपायुक्त विजया यादव की माने तो महिलाओं के माध्यम से इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर आज सभी बीएलओ, सेविका और सहायिकाओं के साथ बोकारो टाउन हॉल में डीसी समेत तमाम महिला पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान केंद्रों में व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आए हुए हैं, तो एक तो एईआरओ है बोकारो की,
एक ARO है बोकारो की, SDM मैडम यहाँ पे है, वो भी यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर है, बहुत सारी BLOs है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, वो सारी महिला है। और मुझे लगता है पॉजिटिव नोट पे इन लोगों को मोटिवेट करने के बाद ये जरूर बदलाव लाएंगे। कितना टारगेट रखा है? अरे हम तो चाहेंगे तो 70-80% एकदम वोटिंग हो जाए, बट मुझे लगता है अगर हम 60-65 को भी क्रॉस करेंगे तो दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। BLOs को हम आमने सामने बिठा के शिफ्टिंग वाले लिस्ट को सॉर्ट आउट करेंगे, साथ ही साथ 3 दिन पहले बूथ को कैसे तैयार करना है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के तहत उनको क्या क्या योजनाएं करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।